हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक का चैप्टर नंबर 10 काठमांडू। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन होने वाली है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बिफोर यू रीड में। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं होती है? हम सभी को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद होता है। द राइटर विक्रम सेठ, तो इस स्टोरी के राइटर कौन है? दैट इज़ विक्रम सेठ हैं। इन्जॉय इट वेरी मच, तो उन्हें ट्रैवलिंग करना ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इन हिज बुक दैट इज़ अ हेवन लेक, उनकी एक बुक है दैट इज़ हेवन लेक। उन्होंने लॉन्ग जर्नी, उन्होंने उस पूरी ही बुक में उन्होंने जो ट्रैवलिंग की है, एक लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना से लेकर इंडिया तक, जिसमें तिब्बत और नेपाल तक आ रहा है पूरा उनका लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो उन्होंने इस बुक में जिक्र किया है इस लॉन्ग जर्नी के बारे में। हैव यू हेयर्ड ऑफ द प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सरनेत एंड हैदराबाद। तो उन्होंने कुछ प्लेसेस की बात की है जो कि टेम्पल्स हैं, ऐसे प्लेसेस पे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घूमने की, टेम्पल्स हैं और भी कुछ ना कुछ ऐसी जगहों पे फेमस है। जैसे वाराणसी में कुछ ना कुछ फेमस है, वाराणसी का नाम हम सब ने सुन रखा है, मदुरई का नाम हम सब ने सुन रखा है। तो ऐसे ही कुछ प्लेसेस के नाम अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यही चीज़ इसके अंदर बोली गई है। ठीक है, तो ये जो बुक की बात करी गई ना हेवन लेक, उसी में से एक छोटी सी स्टोरी है काठमांडू की। ठीक है, तो वो ही हमें चैप्टर बना के इसके अंदर दिया हुआ है। व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ द होली प्लेसेस इन योर सिटी लुक्स लाइक? तो होली प्लेसेस पे जो सराउंडिंग्स होती है, वहाँ की कैसी सराउंडिंग होती है? मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती हैं, कुछ मंदिरों में बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो ऐसे सराउंडिंग्स की बात पूछी गई है कि आपकी सिटी में कोई टेम्पल है, कोई होली प्लेस है, तो उसकी सराउंडिंग्स कैसी है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। आप इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि विक्रम सेठ ने जो काठमांडू के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है उसको रीड करने के बाद आप ज़रूर होली प्लेसेस के बारे में ज़रूर लिखिएगा। आप इन क्वेश्चंस को ना लिख सकते हो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कि आपको कितना नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, आई होप बिफोर यू रीड आपको क्लियर हो गया हो। अब चलिए, काठमांडू का उनका पहला दिन। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड स्लीप फॉर एन आवर। उन्होंने क्या लिया? सबसे पहले वो काठमांडू पहुँचे, उन्होंने टाउन के, काठमांडू के बिल्कुल सेंटर में उन्होंने एक चीप रूम लिया। काय के लिए लिया? सोने के लिए लिया था उन्होंने। ठीक है, अगर हमें बहुत दिन तक स्टे करना होता है उस रूम में, जैसे उसका वॉशरूम वगैरह, हम सब चीज़ें चेक करते हैं, लेकिन अगर सोने के लिए अगर हमें चाहिए तो हम कोई चीप सा रूम बुक कर लेते हैं। तो उन्होंने भी वहीं किया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू। अब अगली मॉर्निंग, अब ये मिस्टर शाह हो सकता है कि आप बोल सकते हो कि काठमांडू वो भी उनके साथ घूम रही हैं। ठीक है, तो मिस्टर शाह का सन एंड नेफ्यू। I visit the two temple in Kathmandu that are most dear to the Hindus and Buddhism। तो उनके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग वो दो टेम्पल घूमेंगे, जो कि एक टेम्पल है जो कि सिर्फ हिंदू का है और एक टेम्पल है जो वो बुद्धिस्ट का है। ठीक है, 2 टेम्पल्स है काठमांडू में, तो उनके बारे में ये हमें बताएंगे। अब पहला टेम्पल की हम बात करेंगे जो कि है पशुपतिनाथ टेम्पल। आपने ये पशुपतिनाथ टेम्पल नाम सुन रखा होगा, बहुत से लोग गए भी होंगे। ठीक है, तो ये पशुपतिनाथ टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। और पशुपतिनाथ टेम्पल के आगे जब वो खड़े होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? आउटसाइड विद विच अ साइन प्रोक्लेम, तो एक साइन बना होता है और उस पर लिखा होता है कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। क्योंकि वो हिंदू का टेम्पल है तो इसीलिए एक साइन बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है कि सिर्फ हिंदूज़ की ही एंट्री है, इसके अलावा कोई और कास्ट वगैरह की एंट्री उसमें नहीं है। देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ द फेब्रिल कन्फ्यूजन। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बता रखा है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? फेब्रिल कन्फ्यूजन। इसका मतलब होता है बहुत ही हरीड एक्टिविटीज़ थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बहुत ही जल्दी जल्दी लोग इधर से उधर, शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा था। कौन कौन लोग थे वहाँ पे? प्रिस्ट, पंडित लोग वगैरह थे। हॉकर्स, हॉकर्स कौन होते हैं? हॉकर्स होते हैं जो चीज़ों को बेचते हैं ना, जैसे मंदिर में कुछ ना कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं तो उन्हें कहते हैं हॉकर्स। डिवोटर्स थे, टूरिस्ट थे, काव, अब काव भी आपने देखा होगा, मंदिर में काव भी होती है। मंकीज़ भी आपको, मंकी तो हर टेम्पल में आपको मिल जाएंगे। पिजन्स होते हैं, डॉग्स होते हैं। तो ये सब क्या हो रहे हैं? ग्राउंड पर घूम रहे होते हैं मंदिर में। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हरीड प्लेस है टेम्पल वो वाला, और उसमें इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी थी। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स। तो हम क्या करते हैं मंदिर में, क्या चढ़ाते हैं? फ्लावर्स वगैरह चढ़ाते हैं। तो देयर आर सो मैनी वर्कशीप्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द पेरेस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय द अदर
पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। अब क्या होता है, जब हम मंदिर के अंदर चले जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, प्रिस्ट पंडित लोगों की अटेंशन पाने के लिए, पंडित जो भी वहाँ पे होते हैं उनके अटेंशन पाने के लिए क्या करते हैं, लोगों को आगे आगे एल्बो से क्या करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, जिससे वो फ्रंट में आके अच्छे से दर्शन भी कर पाएँ और प्रसाद भी ले पाएँ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब लोग पुश करते जाते तो अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं भगवान जी के। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बता रखी है, उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि लोग क्या करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं। अब प्रिंसेस ऑफ द, प्रिंसेस की बात की है, कहाँ की प्रिंसेस, नेपालीज रॉयल हाउस, वहाँ की कोई प्रिंसेस होगी वो वहाँ पे आती हैं। तो सब क्या करते हैं, एवरीवन एल्बो एंड मेक अवे। अब क्या होता है कि पहले क्या होता था, जैसे प्रिंसेस लोग वगैरह होते हैं, तो अगर वो कहीं पे एंटर करते हैं जैसे मंदिर में या किसी प्लेस पे, तो लोग उन्हें जगह दे देते हैं, उनका रास्ता खाली कर देते हैं कि ऑफ कोर्स वो प्रिंस हैं या प्रिंसेस हैं। ठीक है, प्रिंसेस की बात की गई तो प्रिंसेस के लिए उन्होंने वे खाली कर दिया, तो उन्होंने ये चीज़ भी वहाँ पे देखी होगी। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ द सेफ्रन क्लड वेस्टर्नर स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंट्री। अब मेन गेट पे क्या हो रहा है, अब मेन गेट पे क्या हो रहा है, सेफ्रन कलर के ना क्लोथ्स पहन रखे हैं, आपको मैं साइड में पिक्चर दिखा दूंगी। सेफ्रन कलर के क्या कर रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं। वेस्टर्न इसलिए बोल रखा है क्योंकि वो क्या है, फॉरेनर है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं परमिशन पाने के लिए, किसके लिए, जिससे वो मंदिर में एंटर कर पाए। अब आपको याद होगा मैंने क्या बताया कि एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था हिंदूज की एंट्री हो सकती है, लेकिन वो फॉरेनर्स हैं, तो इसीलिए उनकी एंट्री वहाँ पे हो नहीं पा रही है और वो जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रही हैं। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं है कि वो हिंदूज़ हैं या नहीं, क्योंकि हिंदूज़ की ही सिर्फ एंट्री है उस टेम्पल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेनर्स कि हम हिंदूज़ हैं तो हमें अंदर जाने दो। ऑफकोर्स फॉरेन लोग क्या होते हैं कि सारे ऐसे प्लेसेस में इंडिया में आते हैं, घूमना पसंद करते हैं, वो देखना पसंद करते हैं टेम्पल्स वगैरह ऐसे प्लेसेस को, तो वो भी उस टेम्पल में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। अ फाइट ब्रेक आउट बिटवीन टू मंकीज़। अब वो एक इंसिडेंट बता रहे हैं, उन्होंने टेम्पल में क्या देखा, मंकीज़ तो होती हैं और वो लड़ाई भी करते हैं, झपट्टा भी मारते हैं चीज़ों पे। तो क्या हो रहा है, फाइट हो रही है, किस किस के बीच, दो मंकीज़ के बीच। अब वो दोनों है ना एक दूसरे को चेस कर, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, और मंकी क्या कर रहे हैं, शिवलिंग पे जंप भी कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ना शिवलिंग पे जंप भी कर रहे हैं। देन रन स्क्रीम अराउंड द टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर। अब वो क्या है, टेम्पल में पूरे टेम्पल में भाग रहे हैं। अब वहाँ पे एक रिवर की बात की गई, दैट इज़ भगमती, वो अंदर वहाँ पे टेम्पल के अंदर ये रिवर होगी वहाँ पे। ठीक है, तो उसकी बात की गई है। देखो ये पूरा टेम्पल दिखा रखा है आपको, ऐसा दिखता है पूरा पशुपतिनाथ टेम्पल। ये अंदर जाके ये एंट्री है मेन, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स भी आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या है, पशुपतिनाथ टेम्पल है, और यहाँ पे आपको रिवर दिखेगी, ये यहाँ पे रिवर होगी पक्का। मैं गई भी नहीं हूँ बट पिक्चर देख के मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे ये रिवर होगी टेम्पल के अंदर। ठीक है, दैट फ्लोज बिलो, और वहाँ पे क्या है, रिवर भी बहती है, कौन सी, भगमती। कैंपस इज़ बीइंग सर्मिनेटेड ऑन द बैंक। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह पे मंदिर में क्या होता है कि डेड बॉडीज़ वगैरह का जैसा अंतिम संस्कार हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे टेम्पल्स में होती हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स में भी होती हैं, छोटे टेम्पल्स में भी होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पे वो देख रहे हैं ऑथर कि वहाँ पे वो चीज़ भी उन्हें दिख रही है। और क्या हो रहा है, रिवर पे क्या हो रहा है वहाँ पे कि वॉशर वुमेंस, मतलब जैसे लोग बच्चे खेल रहे हैं, कपड़े धो रही हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो सब चीज़ें रिवर्स पे होती ही हैं कि लेडीज़ कपड़े धोती हैं, बच्चे भी नहा रहे होते हैं, तो वही चीज़ मैं बोल रखा है, एंड द चिल्ड्रंस बाथ। ठीक है, अब वहाँ पे एक चीज़ और हो रही है कि फ्रॉम द बैल्कनी, अब वहाँ पे बैल्कनीज घर वगैरह होंगी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या डाल रही हैं, फ्लावर्स और लीव्स डाल रही हैं उस रिवर में, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी हैं। विल्टेड का मतलब होता है कि वो जो है वो ड्राई हो चुके हैं, फ्लावर्स और लीव्स, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ड्राई होने की वजह से वो उन्हें रिवर्स में डाल रही हैं। ठीक है, ये चीज़ भी उन्हें दिखाई देती है। अब रिवर के अंदर क्या क्या हो रहा है, डेड बॉडीज़ वगैरह का अंतिम संस्कार हो रहा है, वुमेन्स जो है कपड़े धो रही है, चिल्ड्रन नहा रहे हैं, और जो बालकनी में खड़ी हुई लेडीज़ फ्लावर्स वगैरह डाल रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ स्मॉल शिनरी हाफ पोर्ट्रेट्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। अब रिवर बैंक पे क्या हो रहा है, स्मॉल श्रीनी, श्रीन का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ वर्कशिप, जैसे किसी माता की मूर्ति। हाफ पोर्ट्रेट्स का क्या मतलब हो गया, बाहर निकल रही है, मतलब आधी अंदर है और आधी बाहर है, रिवर बैंक पे लगी हुई है फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, उस वो अब आधी अंदर है आधी बाहर क्यों है, क्योंकि व्हेन इट्स एमर्ज फुली, जब वो पूरी तरह अंदर चली जाएगी, जब वो मूर्ति पूरी तरह अंदर चली जाएगी ना, तो गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। जो गॉडेस अंदर चली गई है, जिस भगवान जी की जिस भी भगवान जी की है वो, ठीक है,
तो वो जब पूरी तरह अंदर चली जाएगी, द ईवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ। तो ऐसी मान्यता है कि जब वो मूर्ति पूरी तरह अंदर चली जाएगी तो कलयुग का धरती पर उस पीरियड का एंड हो जाएगा। ऐसी मान्यता है उस टेम्पल के अंदर। ठीक है, अभी वो हाफ अंदर है और हाफ बाहर है, इसीलिए अभी आधा कलयुग मान लो। ठीक है, जब वो पूरी तरह अंदर चली जाएगी और वो गायब हो जाएगी बिल्कुल, तो कलयुग का अंत हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बता रखी है। अब ये था पहले टेम्पल की बात। पहला टेम्पल कौन सा था? पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ हिंदू टेम्पल है, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ है, ये सब चीज़ें उसमें बता रखी है। बहुत सारी भीड़ भाड़ है टेम्पल्स के अंदर, अंतिम संस्कार, रिवर है भगवती, और वहाँ पे ये माता की मूर्ति है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें इसके अंदर याद करनी है। अब हमने हिंदू टेम्पल की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेम्पल की। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 टेम्पल घूमने वाले हैं हम, दैट इज़ पशुपतिनाथ टेम्पल, और अब है बुद्धिस्ट टेम्पल का नाम क्या है? दैट इज़ बद्रीनाथ स्तूप। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक है, द बुद्धिस्ट श्रिन ऑफ द काठमांडू। श्रिन का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। बुद्धिस्ट लोगों का टेम्पल है। ठीक है, देयर इज इन द कॉन्ट्रैक्ट अ सीन ऑफ द स्टिलनेस। अब हमने हिंदू टेम्पल की बात करी, उसमें क्या था? बहुत ही हरीड प्लेस था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी लोगों की। ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक स्टिलनेस है, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे आके बुद्धिस्ट टेम्पल में। बुद्धिस्ट टेम्पल में हमेशा आपको एक शांति मिलेगी ही मिलेगी, कि वहाँ पे ऐसे बहुत ही ज़्यादा हरीड प्लेस नहीं होता, बहुत शांति होती है। तो वही चीज़ इसमें बताई जा रही है। इट्स एमिसेंस वाइट डोम्स इज रिंग्ड बाय द रोड। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें वो बोल रहे हैं जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ के वहाँ पे परमानेंटली वो वहाँ पे रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? शॉप्स वगैरह वो वहाँ पे लगाते हैं। इसमें बोला गया वाइट डोम। अब ये यहाँ पे उस टेम्पल का क्या दे रखा है? ये टेम्पल है, इसमें ये डोम बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये डोम बना हुआ है। इसके साइड साइड पे क्या करते हो? आप वॉक कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ये लोग दिख रहा है, ये डोम बना हुआ है, इसकी हम वाइट डोम की बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इट्स एमर्स वाइट डोम्स इज रिंग्ड बाय द रोड। रिंग बना रखा है साइड में। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। आउटर एज पे क्या है? छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है, जो कि टेम्पल्स में होती ही है। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय द तिब्बतन एमर्जेंट्स। मैनी ऑफ दीज वर ओन्स किसकी है? वो तिब्बतन, मतलब उन लोगों की है जो फॉरेन लोग हैं, जो यहाँ पे क्या हो गए हैं? शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली, और उन्होंने छोटी छोटी शॉप्स लगा रखी है। किस किस चीज़ की शॉप लगा रखी है? उन्होंने कुछ बैग्स की, तिब्बतन बैग्स वगैरह होंगे, कुछ वहाँ के प्रिंट्स होंगे, कुछ सिल्वर ज्वेलरीज होंगी, कैन बी ब्रॉट हेयर, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो यहाँ पर बेच रहे हैं। देयर आर नो क्राउड। यहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं है। बुद्धिस्ट टेम्पल में कोई भी आपको क्राउड नहीं मिलेगा। देयर इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड। अब टेम्पल के बाहर क्या है? बहुत ही ज़्यादा बिजी जगह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेवन ऑफ क्वाइटनेस मतलब कि हेवन का मतलब क्या है? एक सेफ प्लेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको शांति मिलती है। ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल में हमेशा शांति मिलेगी आपको। आगे देखते हैं। काठमांडू इज़ अ विविड Mercenaries religious with the small shrines to flower adorned deities along the narrowest and the busiest street। इसमें क्या बोला गया? काठमांडू एक ऐसी प्लेस है, एक बहुत रिलीजियस प्लेस है, टेम्पल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है। और उनकी जो रोड्स हैं, रोड्स की भी हम आगे बात करेंगे, छोटी छोटी रोड्स हैं, साइड में शॉप्स भी आपको मिलेंगी, तो जिसकी वजह से, जगह कम होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्राउड है काठमांडू में। ठीक है, तो अब इसमें एक वर्ड बोल रखा है, दैट इज डाइट्रीज। इसका मतलब है गॉड और गॉडेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी स्ट्रीट्स है, रिलीजियस प्लेस है, ये चीज़ मैं बोल रखी है। विद द फ्रूट सेलर्स, वहाँ पे कौन कैसी कैसी शॉप्स है? फ्रूट सेलर्स हैं, फ्लूट सेलर्स है, फ्लूट बांसुरी जो बजाते हैं। ठीक है, उस फ्लूट को भी बेच रहे हैं वहाँ पे लोग। हॉकर्स ऑफ द पोस्ट कार्ड जो होते हैं वो भी वहाँ पे लोग घूम घूम के बेच रहे हैं। शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, जितने भी वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स हैं, बाहर की कॉस्मेटिक्स हैं, वो सब भी वहाँ पर भी वो सब शॉप्स हैंगी। फिल्म रोल्स, जैसे लोग पहले क्या करते थे? फिल्म रोल्स वगैरह डालना पड़ता था, किसी ख़त्म हो जाए तो ख़रीद लो, वहाँ पे फिल्म रोल्स की भी है। ठीक है, चॉकलेट्स की भी है, कॉपर यूटेंसिल्स की भी है, और नेपालीज एंटिक्स, कुछ एंटिक पीसेस होते हैं, तो वो सब भी वहाँ पे बेच रहे हैं काठमांडू में। ठीक है, फिल्म सॉन्ग्स ब्लर ओवर आउट फ्रॉम द रेडियोस, कार और साउंड, बाइसिकल्स बेल रिंग, स्ट्रे काउ
लो क्वेश्चनिंग एट द मोटरसाइकिल वेंडर्स शूट आउट देयर वॉइस। अब वहाँ पे क्या क्या है, काय काय की चीज़ की वॉइस आ रही है। एक तो कुछ लोग क्या करते हैं, रेडियो पे गाने सुन रहे होते हैं, ठीक है, लोग रेडियो पे गाने सुन रहे हैं, उस चीज़ की आवाज़ आ रही है। ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है तो लोग कार लेकर आ रहे हैं, तो कार की जो ऑन की आवाज़ है वो आ रही है। बाईसाइकिल, जिसके पास बाईसाइकिल है उसकी बेल की रिंग की आवाज़ आ रही है। जो काव है, अब काव भी क्या है, स्ट्रीट में फंस गई, तो वो भी क्या कर रही है, अपनी आवाज़ निकाल रही है, ठीक है। काव लो का मतलब होता है कि वो मुँह मुँह ऐसे बोलती है ना काव, तो उसकी साउंड निकाल रही है, ठीक है। वेंडर्स जो है वो शाउट कर रहे हैं कि ये ले लो ये ले लो, ऐसे ऐसे करके बहुत ही सारी डिफरेंट तरह की वॉइसेस आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बता रहे हैं काठमांडू के बारे में। हमने दोनों टेम्पल्स की बात कर ली है, हिंदू टेम्पल की भी और बुद्धिस्ट टेम्पल की भी। अब वहाँ पे स्ट्रीट की बात करेंगे, ये सब तरह की शॉप्स हैं। आगे देखते हैं, माई सेल्फ माइंडली बाय अ बार ऑफ मर्जी पेन। अब मर्जी पेन क्या होता है, ये एक ये देखो साइड में देख सकते हो आप, इसका मतलब स्वीट एक मिठाई होती है जो आमंड्स को ग्रेड करके घिस के बनी हुई होती है, ठीक है। कुछ आमंड से बनी हुई कुछ मिठाई होगी, उसकी बात कर रहे हैं। अ कोन ऑन द कॉब रोस्टेड इन द चारकोल बेजर ऑन द पेवमेंट। अब क्या यहाँ पे बात करें, कोन मतलब भुट्टे की हम बात कर रहे हैं। भुट्टा क्या करते हैं, जब भुनता है तो रोस्ट किया जाता है, उसे थोड़ा सा भुना जाता है। ब्रेजर मतलब ओपन स्टोव में उसको भुना जाता है। अब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर नमक, मिर्च और लेमन को रब करना। भुट्टा खाया ही होगा आपने, अभी भी मन कर रहा होगा नाम सुन के। तो वो सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि उन्होंने एक तो मिठाई खाई और उन्होंने भुट्टा भी खाया। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स भी उन्होंने बाई की एंड इवन अ रीडर डाइजेस्ट। रीडर डाइजेस्ट एक मैगज़ीन होती है जो नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में मिलती है, या आपको ऐसी ही मैगज़ीन्स मिल जाएगी शॉप्स पे, बुक शॉप पे, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें बाय करी है। All this I washed down with the Coca-Cola and a non-distinct orange drink and feel much the better for it। अब इसमें क्या बोला गया है कि अब उन्होंने इतना सारा कुछ खा लिया, एक तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो उनको थोड़ा सा कैसा फील हो रहा है, मतलब सिकनेस सी फील हो रही है। नॉजेटिंग का मतलब सिकनेस फील हो रही है उन्होंने क्या किया, एक कोल्ड ड्रिंक ली, कोका कोला उन्होंने लिया, जिससे कि उन्होंने जितना खाया है वो सब क्या हो, उससे उन्हें कोका कोला पीने से थोड़ा अच्छा फील हो, उनको सिकनेस जो फील हो रही थी उससे, ठीक है। सिकनेस थोड़ी सी कम हो जाए, जैसे कभी हमें वॉमिट फील होने लग जाती है, ये सब चीज़ें। उन्होंने ऑरेंज ड्रिंक भी ली और फिर उन्हें ये सब पीकर क्या लगा, थोड़ा सा बेटर फील होने लग गया, ठीक है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमें ऐसा लगता ही है। आई कंसिडर्ड वट रूट शुड आई टेक बैक होम। अब उन्होंने काठमांडू में घूम लिया। काठमांडू में सिर्फ उन्हें 2 टेम्पल्स घूमने थे और आसपास का एरिया देखना था, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। उन्होंने अच्छे से काठमांडू को पूरा घूम लिया। अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं अब घर जाने के लिए कौन सा रूट लूँ जो मेरे लिए सबसे सही होगा, ठीक है। इफ़ आई प्रोपेल्ड बाय एंथुजिज्म फॉर ट्रैवल पर सी। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये सोच रहे हैं, प्रोप्लेन का मतलब होता है ड्राइव और पुश समथिंग फॉरवर्ड, कि समथिंग मतलब अब वो उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो वो एक ऐसा रूट चूज़ करेंगे जिसमें उनका ट्रैवल ज़्यादा हो और उनको एक्साइटमेंट भी हो, ठीक है। बाय इटसेल्फ उनको एक्साइटमेंट भी हो, तो उस एक्साइटमेंट के चलते उन्होंने एक रूट डिसाइड किया कि वो सबसे पहले बस या फिर ट्रेन लेंगे टू पटना, देन वो बोट से जाएंगे, कहाँ से, गंगा से गुजरेंगे, जिससे वो वाराणसी टू अहमदाबाद जाएंगे और फिर देन अप टू यमुना, पास्ट आगरा टू दिल्ली। वो ऐसे उन्होंने ये रोड डिसाइड किया कि वो बस या ट्रेन ही लेंगे, ठीक है। देन आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। अब मैंने ये रूट बना तो लिया कि मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, लेकिन उनको जो है बहुत ही ज़्यादा होम सिक, उनको बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही थी और बहुत ज़्यादा वो थके हुए भी थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस रूट को थोड़ा सा कैंसिल कर दिया। और उन्होंने जो रूट डिसाइड किया था कि मैं इस दिन पे वापस जाऊंगा घर, तो वो था लास्ट डे ऑफ अगस्त का, ठीक है, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया था मैं घर जाऊंगा। अब वो इतना ज़्यादा थक गए हैं और उन्होंने बस ट्रेन का सफ़र इतना इजी नहीं होता, बहुत ही थकान देने वाला भी होता है, तो इसीलिए अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये डिसाइड करेंगे कि मैं डायरेक्टली होम जाऊंगा। किससे जाऊंगा, गो होम आई टेल माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स द होम। अब वो ये बस और ट्रेन का झंझट छोड़ देते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो नेपाल एयरलाइन ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहाँ से फ़्लाइट की टिकट को बुक करेंगे, कब की, टुमारो की, ठीक है। तो उन्होंने ये डायरेक्ट ही डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट ही जाऊँगा, मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं इतना ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा।
जबकि ट्रैवलर जो ट्रैवल करते हैं, जिनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, तो ज़्यादातर बस या ट्रेन का ही रूट डिसाइड करते हैं। लेकिन अब वो थके हुए हैं तो इसीलिए उन्होंने फ़्लाइट का सफ़र डिसाइड किया। आई लुक एट द फ्लूट सेलर। अब वो उनकी फ़्लाइट जो है वो नेक्स्ट डे की है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ होटल के बाहर खड़े हो गए हैं ना, आसपास की सराउंडिंग्स वगैरह सब देख रहे हैं। तब वो क्या देख रहे हैं, आई लुक एट द फ्लूट सेलर। अब जो बांसुरी सेलर है, जो बांसुरी बेच रहे हैं, वो होटल के जो हैं इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, कोई स्क्वायर होगा वहाँ पे फ्लूट सेलर खड़ा हुआ है। इन हिज हैंड इज अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज पोर्ट्रेट इन ऑल द डायरेक्शंस। अब इसमें क्या बोला गया, उसके हाथ में ना एक पोल है, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये एक पोल है, ठीक है, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम द 50 और 60 बांसुरीज। अब इसलिए ये जो अटैचमेंट है, इसमें 50 to 60 बांसुरीज क्या है, इससे अटैच हुई हुई है, ऐसे ऐसे, चाहे तो मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी साइड में, ठीक है, अटैच हुई हुई हैं और सारी डायरेक्शन में वो लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे, लाइक द क्रिल ऑफ द पोर्सिपाइन। पोर्सिपाइन ना एक एनिमल होता है जिसके है ना कांटे निकले हुए होते हैं। क्रिल का मतलब होता है कांटे निकलना, तो एक एनिमल होता है जिसकी बॉडी पे ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा उसकी तरह लग रहा था, वो उसकी तरह इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो फ्लूट सेलर है उसके हाथ में जो पोल है वो बिल्कुल उसकी ऐसे ही लग रहा था, ठीक है। दे आर ऑफ बैम्बूज। अब वो फ्लूट जो बनी होती है किससे बनी होती है, बैम्बूज से बनी हुई होती है। दे आर द क्रॉस फ्रूट्स और द रिकॉर्डर्स। फ्रॉम द टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट अ फ्लूट एंड प्ले फॉर द फ्यू मिनट। अब कुछ टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा था, कोई ना कोई उसमें से फ्लूट सेलेक्ट करता और फिर उसको कुछ मिनट्स के लिए उस फ्लूट को बजाता वो सेलर। द साउंड राइज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज। अब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। नॉइज़ के बारे में बताया था कि ट्रैफिक की नॉइज़, काऊ की, जितने भी लोग बेच रहे हैं चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, उनकी वॉइस से बहुत ही क्लियरली क्या हो रही है, फ्लूट की आवाज़ आ रही है। ही प्ले स्लोली, वो बहुत ज़्यादा स्लोली प्ले कर रहा है, मेडिटेवली, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले। उसे बिल्कुल भी जान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो बहुत थॉटफुली, बहुत ही स्लोली फ्लूट बजा रहा है, जिससे उसकी वॉइस जो है बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही क्लियरली इन ट्रैफिक्स के बीच सुनाई दे रही है। ही डज नॉट शूट आउट हिज वेयर्स। अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा है कि शूर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बजा रहा है, बहुत ताकत लगा, बहुत स्लोली, जिससे बहुत ही साउंड जो है बहुत ही अच्छी सुनाई दे रही है फ्लूट की, ठीक है। ओकेजनली ही मेक अ सेल बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वेज, एज इफ दिस वॉज इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज। ओकेजनली वो कुछ सेल करता होगा, उनको ऐसा नहीं है कि उनको सेल करनी ही करनी है, आज इतनी सेल करनी है, उनको इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर सेल हो गई तो ठीक है, फ्लूट सेलर्स अगर सेल हो गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, उनको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट वो शो नहीं करते, बहुत ही कैजुअली है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ होता ही है फ्लूट बिजनेस में। समटाइम्स ही ब्रेक ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर। समटाइम वो क्या करता है, वो रुक जाता है, ब्रेक ले लेता है, फ्लूट बजाते बजाते फ्रूट सेलर से बात करने लग जाता है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर द ईयर्स। उन्होंने ये चीज़ इमेजिन की कि यही पैटर्न उनका चलता आ रहा है कि उन्हें फ्लूट बेचनी है, अगर नहीं बिकी तो कोई बात नहीं, बिक गई तो ठीक है, नहीं बिकी तो ठीक है, तो उनका यही लाइफ पैटर्न चलता आ रहा है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ पे खड़े होकर इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। अब इस फ्लूट की आवाज़ से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो वहाँ से चले जाएँ, होटल के अंदर चले जाएँ, क्योंकि फ्लूट का जो म्यूज़िक है, the flute music always does to me, it is at the once the most universal and the most particular of the sound। अब फ्लूट की जो म्यूज़िक है वो ऐसा म्यूज़िक है कि वो उनको वहाँ से जाने नहीं दे रहा, क्योंकि यूनिवर्सली जो है ये साउंड है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं फ्लूट बजाई जाती है, चाहे सॉन्ग्स, फ्लूट में कोई सॉन्ग्स बजाए जाएं या फिर हर जगह ज़्यादातर ओकेजन्स में फ्लूट बजाई ही जाती है, ठीक है। यूनिवर्सली चीज़ है ये। देयर इज़ अ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट्स। ऐसा कोई कल्चर नहीं है जहाँ पे फ्लूट नहीं मिलेगी आपको। तो डिफरेंट तरह की फ्लूट्स आती हैं, उनके नाम आपको गिवन है, द रेडने, द रिकॉर्डर, द जापनीज शकवाची, द डीप बांसुरी ऑफ द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और द ब्रेथली फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका। देखो कितने तरह की फ्लूट हो गई, द रिकॉर्डर, जापनीज भी, साउथ अमेरिका भी, इंडियन फ्लूट भी, तो डिफरेंट तरह की फ्लूट्स की भी इसमें बात की गई। तो ये यूनिवर्सली है और फ्लूट की जो म्यूज़िक है वो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में।
द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट। अब आप देख सकते हो कितने तरह की, अमेरिकन फ्लूट हो गई, चाइनीज़ हाई पिच्ड फ्लूट हो गई, इंडियन फ्लूट हो गई, कितने तरह की फ्लूट्स आती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में क्या होती हैं, फ्लूट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड द कंपास। तो सभी तरह के फ्लूट्स की कुछ स्पेसिफिक फिंगरिंग, जैसे फिंगर्स से चलती है ना फ्लूट्स, ठीक है। फिंगरिंग करना मतलब अपनी सही जगह पर फिंगर को रखना जिससे वो बहुत ही अच्छी साउंड प्रोड्यूस करे। एक गाना अगर आपको बजाना है तो एक कुछ स्पेसिफिक होता है, ठीक है। कंपास, कंपास का मतलब होता है रेंज, ठीक है, कि एक कैसी रेंज में बजाना, सबकी एक स्पेसिफिक होती है। It's weave its own associations, yet to hear any flute is, it seems to me, and to be drawn in community of the mankind, to be moved by the music closest in their face and the sentences to the human voice. अब क्या हो रहा है कि जब आप फ्लूट को सुनते हो, it seems to be drawn into the communalist of the mankind. कुछ जब आप जब फ्लूट को सुनते हो तो क्या होता है, कुछ फ्लूट सेलर्स जो होते हैं वो म्यूज़िक बजाते हैं। तो जब आप उसको सुनते हो तो आपको याद आ जाता है कि हाँ ये वाला गाना है। तो ऐसे एक ह्यूमन वॉइस में वो सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, हमें समझ आने लग जाते हैं। इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लाइफ ब्रीथिंग। अब फ्लूट में क्या है, हमें अपनी ब्रीथ से क्या होता है, बजाना पड़ता है उसे, इसमें सांस वगैरह उसे बहुत ही ज़्यादा जान लगा के बजाना पड़ता है। इट्स नीड्स टू बी प्रेज एंड द ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको प्ले करोगे, ब्रीथ की बहुत ज़रूरत होती है, सांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे आप अच्छे से बजा पाओ, उसमें फूंक मार के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कुछ अगर आप सॉन्ग के साथ बजाओ तो पहचानने में बहुत मज़ा आता है ये कौन सा गाना है। That it can be so affected by the few familiar phrases on the bansuri surprised me at first. अब जब कुछ फैमिलियर फेजेस, जब कोई सॉन्ग है आपको बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना लगता है कि बांसुरी में बज रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, ऑथर जो है वो सरप्राइज हो गए जब वो पहचानने लग गए उस चीज़ को। For on the previous occasions that I have returned home after a long absence of abroad. अब वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा समय हो गया उन्हें अब्रॉड में रहे हुए। तो जब वो यहाँ पे घर पे आए तो उन्होंने जब ये फ्लूट में कुछ फेमिलियर सॉन्ग सुनी तो उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, सरप्राइज फील हुआ। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स। तो उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्डली इन डिटेल्स को नोटिस किया कि उनको ये सब सॉन्ग्स आज भी याद है, उनको जाने पहचाने फ्रेजेस लग रहे हैं जो भी बांसुरी में बज रहा है, ठीक है। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द स्पेसिफिकेशन आई नाउ डू। अब मैं इतना सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द स्पेसिफिकेशन आई नाउ डू। तो अब इतनी स्पेसिफिकेशन में मैं अब जा पा रहा हूँ, पहले मैं जा नहीं पाता था अब्रॉड से पहले। अब इतने टाइम बाद वो अब्रॉड से रहकर आ रहे हैं तो ये छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन उनको क्या है, याद आ रही हैं कि मैं इतना ज़्यादा इन फ्रेजेस से कितना ज़्यादा मैं इन फ्रेजेस को जानता हूँ, ठीक है, इन सॉन्ग्स को पहचानता हूँ। तो लास्ट में ऑथर का नाम दे रखा, दैट इज़ विक्रम सील, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हेवन लेक। तो आपको अगर पूछा जाए कि किस बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये काठमांडू का पूरा लिया गया है, तो ये आप लिखोगे हेवन लेक से लिया गया, हेवन लेक बुक से लिया गया है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, हेवन लेक नाम नहीं भूलना है, विक्रम सील भी नाम नहीं भूलना है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसके अंदर हमने एक हिंदू टेम्पल के बारे में, एक बुद्धिस्ट टेम्पल के बारे में बात करी, काठमांडू का पूरा उन्होंने बताया और कुछ थोड़ा सा फ्लूट के बारे में उन्होंने बताया, बांसुरी के बारे में दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये सब उन्होंने बताया और ट्रैवलिंग का भी बताया कि एज अ ट्रैवलर वो चाहे तो बस ट्रेन ले सकते थे, बट वो इतना ज़्यादा थके हुए थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा होम सिक हो रहा था उन्हें कि घर की बहुत याद आ रही थी क्योंकि बहुत टाइम से वो ट्रैवल ही कर रहे थे, तो घर गए ही नहीं थे वो, तो इसी वजह से। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इनके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, MCQs हो, सभी इसके आएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे बिहाइव बुक का ही, जो भी हमारे लेफ्ट चैप्टर बच गए हैं वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। हम पूरी बिहाइव बुक कंप्लीट करने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, MCQs भी करेंगे, अरिहंत के भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।